नमस्कारः। रघुवंशस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। यथा वयं जानीमः, रघुवंशमहाकाव्यं महाकवि कालिदासस्य महाकाव्यं वर्तते। इतः पूर्वं वयं रघुवंशमहाकाव्यस्य रचयितुः महाकवि कालिदासस्य परिचयं पठितवन्तः। अनन्तरं रघुवंश महाकाव्यस्य मंगलाचरणं पठितवन्तः। अद्य रघुवंश महाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य द्वितीयं श्लोकं पठामः। द्वितीयश्लोके वर्णितमस्ति विनयप्रकटनम् इति, अर्थात् कथम् अत्र महाकवि कालिदासः विनयस्य प्रकाशनं करोति, किस तरह से अपनी लघुता प्रकट करते हैं, यह वर्णन इस दूसरे श्लोक में है। पश्यामः विनय प्रकटनम् एकवारम् उच्चारणं कुर्मः वयम्। क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः तितिर्षुर्दुस्तरं मोहा दुडुपेनास्मि सागरम्। पुनः वदामि। क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः तितिर्षुर्दुस्तरं मोहा दुडुपेनास्मि सागरम्। वयं रघुवंशस्य श्लोकस्य व्याख्यां कुर्मः। कथं व्याख्या भवति श्लोकस्य एतदपि वयं जानीमः। अत्र व्याख्यानक्रमे पञ्चसोपानानि सन्ति। सर्वप्रथमं वयं पदच्छेदं कुर्मः, अनन्तरम् अन्वयं पश्यामः, अनन्तरं पदार्थं पश्यामः, अनन्तरं भावार्थं पठामः, अंतिमे सोपाने च विशेषः है ना, विशेषं पठामः। तत्र किं छन्दः अस्ति, कः अलङ्कारः अस्ति, व्याकरणादिकं किम् अस्ति, तत्सर्वं विशेषे आगच्छति। अधुना सर्वप्रथमं द्वितीयश्लोकस्य पदच्छेदं पश्यामः। पदच्छेद इत्युक्ते किम्? मन में प्रश्न हो सकता है, पदच्छेद क्या होता है? पदानां विच्छेदः इति पदच्छेद। एक एक पद को अलग करना। श्लोक में तो कवि कई बार एक से अधिक पदों की संधि करके एक साथ मिला करके रख देते हैं, लेकिन जब हम उसका अर्थ करते हैं, जब हम उसकी व्याख्या करते हैं, तो हम उन पदों को अलग अलग करके रखते हैं। ध्यान रखना, किसको अलग करते हैं? पदों को। भवन्तः जानन्ति पदं किं भवति अस्माकं संस्कृत भाषायां? सुप्तिगन्तं पदम् इति। अर्थात् यत् सुबन्तं भवति, तिगन्तं भवति, तदेव पदं भवति। अर्थात या तो वो शब्द रूप हो या फिर वो धातु रूप हो, वही हमारी भाषा में पद कहलाता है। स्पष्टम्? इदानीं पदच्छेदः, पदानां विच्छेदः अत्र वयं कुर्मः। भवन्तः सावधानतया पश्यन्तु। श्लोकः अस्माकं पुरतः अस्ति। अत्र किं किं पदः अस्ति, तस्य विच्छेदः कथं कर्तुं शक्नुमः, इदानीं वयं पश्यामः। क्व इति स्वतन्त्रमेव अस्ति। सूर्यप्रभवो पदच्छेद, अत्र वो कथम अभवत्, क्योंकि आगे व होने से विसर्ग को ओ हो गया, संधि है, इसलिए यहां संधि को हम अलग करेंगे। सूर्यप्रभवः वंशः क्व, अब यहां फिर संधि आ गई। च अल्प विषया, च अल्प विषया, अकः सवर्णे दीर्घः, सवर्ण दीर्घ संधि अस्ति। मतिः तितीर्षुः, पश्यतु, तितीर्षुः इति पदम् अत्र भिन्नम् अस्ति। अत्र विसर्गस्य रकारः अभवत्,
अतः विसर्गसन्धिः अस्ति इति अपि वक्तुं शक्नुमः। दुस्तरं मोहात्, पश्यतु अत्र तकार अस्ति, अत्र दकार अस्ति, जष्ट्वसन्धिः अभवत्। मोहात् उडुपेन, उडुपेन अस्मि सागरम् इति। वयं किमपि न कृतवन्तः, केवलं विच्छेदं, सन्धि विच्छेदम् एव कृतवन्तः। यत्र यत्र सन्धिः आसीत् तत्र विच्छेदं कृत्वा पदस्य पृथक्करणं वयं कृतवन्तः। पुनः एकवारं वदामि पदच्छेदं। क्व सूर्यप्रभवः वंशः, क्व च अल्पविषया मतिः, तितीर्षुः दुस्तरं मोहात् उडुपेन अस्मि सागरम् इति। स्पष्टम्? अस्तु। द्वितीयं सोपानम् अस्ति अस्माकम् अन्वयः। हम अन्वय करते हैं। अन्वय का मतलब क्या होता है? जहां वाक्यों को सही फॉर्म में सेट किया जाता है उसको हम कहते हैं अन्वय। विद्यालयम गच्छति रामः, इसको हमने सही तरह से अन्वय करके बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? रामः विद्यालयम गच्छति। तथैव यदा वयं श्लोक निर्माणं कुर्मः तदा पदानि इतस्ततः भवन्ति, तेषां सम्यक् रूपेण, है ना, सम्यक् रूपेण स्थापनं तदुच्यते अन्वयः। अन्वयोऽपि द्विधा भवति, खण्डान्वयः दण्डान्वयश्च। खण्डान्वये किं भवति? खण्डान्वये सर्वप्रथम वयं क्रियापदं पश्यामः, अनन्तरम् अस्य कः कृतवान्, किमर्थं कृतवान्, केन कृतवान् इत्यादि प्रश्न कर करके उन सब के उत्तरों से जो अन्वय बनता है उसे हम खंडान्वय कहते हैं। पश्यामः इदानीं। हाँ हाँ, स्क्रीन न दृश्यते, कथं? आम् अस्ति खलु। कुत्रचित् नेटवर्क प्रॉब्लम भवति, हाँ केषाञ्चित् नेटवर्क प्रॉब्लम भवति, तेषां कृते न भवति, है ना। अत्रापि सम्यक् सर्वम् अस्ति। हाँ हाँ हाँ, अस्तु, हाँ अस्तु अस्तु। कोई भी बालक बीच बीच में प्रेजेंट न करे, कक्षा को डिस्टर्ब न करें। मुझे अभी आप लोग अभी नहीं दिख रहे हैं, मैं केवल अपने विषय वस्तु को देख रहा हूं। अतः आप में से यदि कोई विद्यार्थी इस तरह का काम कर रहा है कि बीच बीच में प्रेजेंट का बटन दबा रहा है तो बिल्कुल ना करें। आराम से अपने मोबाइल को, लैपटॉप को या डेस्कटॉप को रखें सामने और बहुत अच्छी तरह से सुने। बहुत अच्छा विषय आपको समझ में आएगा। इधर उधर अपने हाथ व्यर्थ में न चला बेटा। अस्तु। अन्यः यदि कोऽपि प्रेजेंट करिष्यति चेत् अत्र अन्येषां छात्राणां कृते मम प्रेजेंटेशन न भविष्यति, अतः कृपया कोऽपि छात्र तथा न कुर्यात्। तर्हि एकं तु भवति खण्डान्वयः, द्वितीयः खण्डान्वयः इत्युक्ते किम्? इदानीं वयं साक्षात् पश्यामः, भवन्तः सम्यक् रूपेण ज्ञास्यन्ति। एकं भवति दण्डान्वयः। दण्डान्वये किं भवति? जो कुछ आपने खंडान्वय में किया उसको बिल्कुल लाइन से एक जगह, है ना, अच्छे से दंड बने होता है, डंडा, एक डंडे की तरह लाइन से एक जगह व्यवस्थित स्थापित कर देना दंडान्वय होता है। तर्हि अन्वये वयम् एतत् उभयं पश्यामः। सर्वप्रथमं खंडान्वयं पश्यामः। खंडान्वये सर्वप्रथमं क्रियापदं किम् अस्ति इति प्रश्नः भवति। अस्मिन् श्लोके भवन्तः सावधानतया पश्यन्तु। अत्र क्रियापदं किम् अस्ति? तर्हि क्रियापदम् अस्ति अस्मि। क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषयामतिः तितीर्षुर्दुस्तरं मोहात् उडुपेन अस्मि। अत्र अस्मि यद् अस्ति तत् क्रियापदम् अस्ति। अस्मि का अर्थ होता है हूं, है ना। अहम अस्मि, मैं हूं इति क्रियापदम्। पुनः प्रश्न भवति, अहम कः अस्मि, मैं कौन हूं? अहम तितीर्षुः अस्मि, है ना। अहम तितीर्षुः अस्मि, मैं तैरने का इच्छुक हूं। अहम तितीर्षुः अस्मि। तितीर्षु का अर्थ होता है
तरितुम इच्छु, जो तैरना चाहता है उसको बोलते हैं तितीर्षु। जैसे आपने सुना होगा पिपासु, पीने की इच्छा, है ना, जिज्ञासु, जानने की इच्छा, इस तरह से। तो तितीर्षु, तैरने की इच्छा, समुद्र को तैरने की इच्छा होती है ना, तदेव अहम तितीर्षु अस्मि, मैं तितीर्षु हूं इति। अहम किम तितीर्षु अस्मि, मैं क्या तैरना चाहता हूं। तर्हि अत्रैव श्लोके उत्तरम् अस्ति, अहम सागरं तितीर्षुः अस्मि, मैं समुद्र को पार करना चाहता हूं, तैरना चाहता हूं। स्पष्टम। अहम किम तितीर्षुः अस्मि, अहम सागरं तितीर्षुः अस्मि। पुनः अहम कीदृशं सागरं तितीर्षुः अस्मि, मैं किस प्रकार के समुद्र को तैरना चाहता हूं। तो इसी श्लोक में सागरम का भी एक विशेषण भी मिला होगा, एक विशेषण भी लिखा हुआ है। कैसे समुद्र को पार करना चाहता हूं, अहम कीदृशम सागरम तितीर्षोः अस्मि, मैं किस प्रकार के समुद्र को पार करना चाहता हूं, तैरना चाहता हूं इति। तर्हि अत्र उत्तरम् अस्ति, अहम दुस्तरम सागरम तितीर्षोः अस्मि, मैं ऐसे समुद्र को पार करना चाहता हूं जिसको पार करना दुस्तर है, कठिन है, बहुत कठिन है। तो उत्तरम किम, प्रश्नः अपि संपूर्णः भवति, उत्तरमपि अस्माकं संपूर्णः स्यात्, है ना। अहम कीदृशं सागरं तितीर्षुः अस्मि, अहम दुस्तरम सागरम तितीर्षुः अस्मि, मैं एक भयंकर सागर को, एक भयंकर समुद्र को, जिसको तैरना दुस्तरम, जिसको पार करना बहुत कठिन होता है, ऐसे समुद्र को तैरना चाहता हूं। पुनः प्रश्न, अहम कस्मात् दुस्तरम सागरम तितीर्षुः अस्मि, अहम, मैं, कस्मात्, किस कारण से, अहम कस्मात्, किस कारण से दुस्तर सागर को तैरना चाहता हूं, मैं किस कारण से दुस्तर सागर को तैरना चाहता हूं इति प्रश्न। उत्तरम, अहम मोहात, देखो इसमें से मोहात शब्द भी मिलेगा, आपको प्रश्न भी मिलेंगे और उसमें उत्तर भी मिलेंगे, है ना। अहम मोहात दुस्तरम सागरम तितीर्षुः अस्मि, मैं मोह से, मोह के कारण, मोह के वशीभूत होने के कारण दुस्तरम सागरम तितीर्षु, उत्तर हमेशा पूरा बोलना। अहम, बार बार अगर उत्तर पूरा बोलेंगे ना तो आपको श्लोक ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगा। अहम मोहात दुस्तरम सागरम तितीर्षुः अस्मि, मैं मोह के कारण, लोभ के वश होकर के एक दुस्तर, जिसको पार करना बड़ा कठिन है, ऐसे समुद्र को तैरना चाहता हूं इति। पुनः अत्र प्रश्नः भवति, अहम मोहात्, मैं मोह के वशीभूत होकर के, केन, किससे, दुस्तरम सागरम तितीर्षुः अस्मि, एक दुस्तर समुद्र को तैरना चाहता हूं। मैं मोह के वशीभूत होकर के समुद्र को तैरना तो चाहता हूं, पर किससे, कोई ना कोई साधन तो होगा। तो साधन के लिए प्रश्न किया हमने, केन, किससे, अहम मोहात् केन दुस्तरम सागरम तितीर्षुः अस्मि। उत्तरम अस्ति, अहम मोहात् उडुपेन उत्तरम अस्ति उडुपेन। उडुप इत्युक्ते किं भवति, उडुप माने होता है नाव, छोटी सी नाव, एक छोटी सी नाव को बोलते उडुप। अहम उडुपेन, अहम मोहात्, मोह के वश से, उडुपेन, एक छोटी सी नाव से, दुस्तरम सागरम तितीर्षुः अस्मि, दुस्तर समुद्र को पार करना चाहता हूं, है ना। मैं किस कारण से, लोभ है मुझे, मुझे मोह है ना, मुझे आसक्ति है, प्रेम है, इस कारण से मैं एक छोटी सी नाव लेकर के, नाव के माध्यम से इस दुस्तर समुद्र को पार करना चाहता हूं। स्पष्टम अत्र, तितीर्षुर्दुस्तरं मोहा दुडुपेनास्मि सागरम् इत्यस्य अन्वयः किम् अभवत्, इत्यस्य अन्वयः अभवत्, अहं मोहात् उडुपेन दुस्तरं
सागरं तितीर्षोः अस्मि इति। इदानीं श्लोकस्य पूर्वार्धे गच्छामः। अत्र किं प्रश्नः भवितुं शक्नोति? अत्र क्व इति प्रश्नवाचक शब्देन किं सूच्यते? क्व क्व माने होता है कुत्र, कहाँ। वयं भवन्तः जानन्ति न, कुत्र इति। कुत्र माने कहाँ। कुत्र इत्यस्यैव पर्यायवाची शब्द अस्ति क्व। अत्र क्व इति प्रश्नवाचक शब्देन किं सूच्यते? यहाँ पर क्व यह प्रश्नवाचक शब्द, इसके द्वारा क्या बताना चाह रहे हैं? सूर्य प्रभवः वंशः क्व इति। यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं? सूर्य प्रभवः वंशः क्व, अर्थात सूर्य से उत्पन्न या सूर्य से प्रारंभ जो हुआ वंश है, वो वंश क्व कहाँ है ना? सूर्य से प्रारंभ वंश कहाँ? और पुनः क्व इत्यनेन किम सूच्यते? एक क्व शब्द और है, उसके द्वारा क्या सूचित होता है? तो उसके द्वारा सूचित होता है अल्प विषया च मतिः क्व, और बहुत कम विषयों को जानने वाली मति ही, मेरी बुद्धि क्व, कहाँ। समझ में आया? सूर्य है पहले राजा जिनके, सूर्य का वंश कहाँ, सूर्य वंश कहाँ, और छोटे सी बातों को, कम बातों को कम ज्ञान रखने वाली मम मति ही क्व, मेरी बुद्धि कहाँ। आज मैं रघुवंश लिखने की इच्छा करके बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूं जैसे, है ना, कोई व्यक्ति छोटी सी नौका के द्वारा, नाव के द्वारा दुस्तर समुद्र को पार करना चाहता है। स्पष्ट हुआ? एकवारम अत्र दंडान्वयम पश्यामः तेन अस्माकं सम्यक भविष्यति। देखो, अब इस पूरी बात को मैंने एक लाइन में सेट कर दी। इसको बोलते दंडान्वय। कथम? सूर्य प्रभवः वंशः क्व, सूर्य वंश कहाँ, अल्प विषया च मति क्व, और कम विषयों को जानने वाली, कम को बात समझने वाली मति क्व, मेरी बुद्धि कहाँ। अहम, यहां अहम का मतलब मैं राकेश कुमार नहीं, अहम कालिदास, मैं रघुवंश का लेखक कालिदास, मोहात अर्थात मोह के कारण, लोभ के कारण, उडुपेन एक छोटी सी नौका के द्वारा, दुस्तरम सागरम तितीर्षोः अस्मि अर्थात एक दुस्तर भयंकर समुद्र को तैरना चाहता हूं, पार करना चाहता हूं। अर्थात सूर्यवंश कहाँ, और मैं छोटा सा कम ज्ञान रखने वाला कवि कहाँ। फिर भी मैं सूर्यवंश के बारे में लिख रहा हूं क्योंकि मुझे उनके प्रति मोह है, मुझे सूर्यवंश बहुत अच्छा लगता है। इस कारण से मोह के वशीभूत होकर के मैं इस कार्य को करने जा रहा हूं। मैं बिल्कुल वैसा ही ये कार्य कर रहा हूं जैसे कोई छोटी सी नौका से एक समुद्र को पार करता है। यहां क्या प्रकट किया गया है? विनय प्रकट किया। क्या महाकवि कालिदास बिल्कुल अल्प विषय थे, कम ज्ञानी थे क्या? नहीं, बहुत ज्ञान था, लेकिन कहीं काव्य लिखते लिखते मुझे अभिमान न हो जाए, अहंकारः न आगच्छेत्, अतः सः तत्र सर्वप्रथमं स्वकीय विनय प्रदर्शनं करोति। पश्यतु, एतत् अन्वयः, पूर्वम् उपरि खण्डान्वयः, अनन्तरं दण्डान्वयः, अनन्तरं पदार्थं। तृतीयं सोपानम् अस्ति अस्माकं, प्रथमं पदच्छेद, द्वितीयं अन्वयः, तृतीयं सोपानम् अस्ति पदार्थ। अर्थात अभी जितने भी हमने पद देखे, उन सभी पदों के एक संस्कृत में दूसरा पर्यायवाची शब्द और क्या हो सकता है, या उस पद का क्या अर्थ है, इसको हम और समझते हैं। पदार्थः, उपरि अस्माकम् अन्वयः लिखितम् अस्ति, इदानीं वयं पदार्थं पश्यामः। सूर्य प्रभवः, है ना, सूर्य प्रभवः, सूर्य का दूसरा नाम है सविता, और प्रभवः माने कारणः। सूर्यः प्रभवः अस्ति यस्य सः सूर्य प्रभवः, अर्थात सूर्य है कारण जिनका, सूर्य से ही जहां प्रारंभ हुआ था वंश,
अर्थात अथवा सूर्य की सूर्य वंश से प्रारंभ होने के कारण सविता कारण, ऐसे सूर्य प्रभव का पर्यायवाची शब्द वयम एवं ज्ञातुं शक्नुमः। वंशः वयं जानीमः, कुलम, क्व, कुत्र, अल्प विषया च, अल्प परिमित विषया मन ज्ञेयार्थ, अल्प विषया परिमित ज्ञेयार्थ च मतिः नाम बुद्धिः, क्व, कुत्र। अहम कालिदासः मोहात् नाम अज्ञानात्, अज्ञान से मोह के वशीभूत हो करके, लोभात, उडुपेन, नाव के लिए एक शब्द और है प्लवेन, नौकया इत्यपि वयं शक्नुमः, प्लवेन उडुपेन, दुस्तरम, दुस्तरम इत्युक्ते तरितुम अशक्यम, जिसको पार करना असंभव है, ऐसे दुस्तरम, सागरम समुद्रम, तितीर्षोः तरितुम इच्छुः, तैरना चाहता हूं, तैरने का इच्छुक, इच्छुः इति, अस्मि भवामि, है ना। सविता कारणः वंशः कुलं क्व कुत्र अल्प विषया च परिमित ज्ञेयार्था च मतिः नाम बुद्धिः क्व कुत्र। अहम कालिदासः, मैं कालिदास, मोहात् नाम अज्ञानात्, उडुपेन प्लवेन, दुस्तरम यत् तरितुम अशक्यम, सागरम समुद्रम, तितीर्षोः तरितुम इच्छोः अस्मि भवामि। इदानीं भावार्थं पश्यामः। चतुर्थं सोपानं भवति भावार्थम्। विशालस्य सूर्यवंशस्य अल्पज्ञश्च मम महति अंतरे सत्यपि। विशाल सूर्यवंश के और अल्पज्ञ मुझ में महति अंतरे सत्यपि, बहुत बड़ा अंतर होने पर भी, सूर्यवंश वर्णने मम प्रवृत्ति, फिर भी मैं सूर्यवंश के वर्णन करने में प्रवृत्त हुआ हूं, तो यह मेरी प्रवृत्ति तथैव हास्यास्पदम वर्तते, उसी प्रकार हास्यास्पद है, यथा जैसे कश्चित मूर्ख, कोई मूर्ख नौकया महासागरम तरितुम इच्छति, जैसे कोई मूर्ख नौका के द्वारा, है ना, एक नाव के द्वारा महासागर को पार करना चाहता है। इति भावार्थः। परीक्षायां यदि श्लोकस्य व्याख्या आगच्छेत्, परीक्षा में आएंगी आपको ये छोटे छोटे प्रश्न भी आएंगे और बड़े प्रश्न भी आते हैं। इसी दृष्टि से आपको यहां समझना है। प्रत्येक विद्यार्थी होमवर्क की अपनी एक नोटबुक भी बनाएंगे, इसमें आप लोग अपना हर जो श्लोक यहाँ पढ़ाया जा रहा है वह श्लोक आप आराम से अपनी उस कॉपी में भी लिखेंगे, और जिससे आपका अभ्यास होगा और श्लोकों को साथ ही साथ याद भी करते चलेंगे। इदानीं चतुर्थ सोपानं भावार्थ। अंतिमं पंचमं सोपानम् अस्ति अस्माकं विशेषः। विशेषः इत्युक्ते अत्र किं छन्दः किमस्ति, अलङ्कारः किमस्ति, व्याकरणं किमस्ति इति वयं पश्यामः। छन्दः तर्हि वयं जानीमः, अत्र अनुष्टुप् छन्दः अस्ति, यस्य लक्षणम् अस्ति श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वः सप्तमं दीर्घमन्ययोः। पुनः अलङ्कारः किमस्ति, अत्र निदर्शना अलङ्कारः। निदर्शना अलङ्कारस्य लक्षणं किम् अस्ति, अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पकः, अर्थात जहां पर परस्पर दोनों वस्तुओं में संबंध नहीं होता है, तो भी जहां पर उपमा में उसको पर्यवसित किया जाता है, उसे हम निदर्शना अलंकार कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कवि तो बहुत अज्ञानी हूं, और रघुवंश का वर्णन करना बहुत बड़े ज्ञानी का काम होता है। अभवन वस्तु संबंध, दोनों वस्तु में किसी भी प्रकार का संबंध ही नहीं है, ये छोटी कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली थी बोलते ना भैया। तो ऐसी स्थिति में जहां वर्णन किया जाता है, कवि स्थिति को करता है, उसे वहां निदर्शना अलंकार होता है। अतः अत्र अस्मिन् पद्ये निदर्शना अलंकारः अस्ति।
व्याकरणे पश्यामः अत्र समस्तपदं किं किम् अस्ति। अत्र एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च पञ्चपदानां अत्र समासं पश्यामः। यथा सर्वप्रथमम् अस्ति सूर्यप्रभवः। आपको नहीं भी आए तो बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। आज अभी शुरू की क्लासों में आपको बड़ा नया अटपटा लगेगा, किंतु धीरे धीरे फिर इसका अभ्यास हो जाएगा। समास कैसे निकालना है ना, भावार्थ कैसे लिखना है, उसके बाद अन्वय कैसे करना है, ये सब चीजों का आपको अभ्यास हो जाएगा। सूर्य प्रभवः कथम अस्य समासम कुर्मः। आप ऐसा मत सोचने को, अरे गुरुजी हमने तो कभी समास पढ़े ही नहीं है, इसके पहले कभी समास की एबीसीडी भी नहीं देखी है, तो अब आप गुरुजी ये बता रहे हो हम कैसे समझेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो तब भी आपको सुनना है ध्यान से, तो भी आप बार बार सुन सुन करके भी आपको धीरे धीरे वह अभ्यास हो जाता है। मेरा 6 साल का बच्चा, उसको 48 संस्कृत के श्लोक याद हो गए, 48 कैसे याद हो गए, केवल सुन सुन करके, है ना, बचपन से उसको सुना रहा हूं तो सुन सुन करके उसको याद हो गए। तो बेटा आपको भी ऐसा ही रखना है। अभी आपको समास नहीं आते तो ऐसा मत करना, अरे यार अब तो गुरुजी समास बता रहे, अपने को तो समास आते नहीं, क्या सुनना, नहीं, बल्कि उस चीज को और ध्यान से सुनना, ध्यान से, है ना। अत्र सूर्य प्रभव कैसे समास, केवल इससे कम से कम समास के नाम तो आपको हो जाएंगे, और बहुत जल्दी आप अपनी क्लास में, व्याकरण की क्लास में समास भी पढ़ेंगे। सूर्य प्रभवः, सूर्यः प्रभवः यस्य सः सूर्य प्रभव। प्रभव शब्द का अर्थ क्या है, कारण। सूर्य है कारण जिसके, बहुव्रीहि समासः अत्र अस्ति। अल्प विषया, अल्पः विषयः यस्याः सा अल्प विषया, अत्रापि बहुव्रीहि समासो वर्तते। दुस्तरम, दुखेन तरितुम शक्यम इति दुस्तरम, जिसको बड़े दुख के साथ, बड़ी कठिनाई के साथ, तरितुम शक्यम पार करना संभव है, उसको बोलते हैं दुस्तरम इति। दुखेन तरितुम शक्यम दुस्तरम। उडुपेन, उडुप शब्द कैसे बना, उडु शब्द का अर्थ होता है जल, उडु जलम। तस्मात् पाति, आप समुद्र में या आप किसी सरोवर में या बहुत बड़े तालाब में गए हैं, वह चारों तरफ जल ही जल है। अब उस जल से आपको यह पाति जो रक्षा करता है उसको कहते हैं उडुप। उडु नाम जलम, तस्मात् मतलब जलात, पाति रक्षति जो रक्षा करता है, इति उडुपः, है ना, उसे हम उडुपः कहते हैं। तेन उडुपेन इति। तितीर्षुः, तरितुम इच्छुः इति तितीर्षुः। एवं अद्य वयं केवलम् एकमेव श्लोकं पठामः। अद्य वयम् एकमेव श्लोकं पठामः। अग्रे एकस्मिन् दिने श्लोकद्वयम् अथवा श्लोकत्रयमपि स्वीकरिष्यामः। अद्य तु अन्वयमपि भवन्तः न जानन्ति, अतः तस्मिन् विषये किञ्चित् ज्ञापनं मम अभवत्। अनन्तरं पुनः अग्रिमकक्षायां वयं तृतीयादिश्लोकं पठिष्यामः। अद्य एतावदेव। सर्वेभ्यो नमस्कारः।